एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एनवायरमेंट भाई साहब बेहद बोरिंग चैप्टर है ये, लेकिन मैं इसे ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा ये। तो इसलिए आप लोग मस्ती से इसको पढ़िए, बल्कि थोड़ा अवेयर होके पढ़िए क्या क्यों इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है और क्या क्या इसमें देखेंगे। देखिए, हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ाने वाला हूं वो ये पढ़ाने वाला हूं कि आप लोग ये समझें कि फंक्शंस क्या होते हैं और रोल क्या होते हैं। आप लोगों को मैं टॉपिक बताऊंगा इस चैप्टर में नंबर 1 पे, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। आप लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये सब आप लोग इसमें पढ़ेंगे, मेन कॉमन, ठीक है। नंबर 2 पे फिर आप पढ़ेंगे अपने देश की हालत, और खासकर अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास दिल्ली में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी ऊपर चल रहा है, 300 350, कहाँ मेघालय में 70-80 है वो। तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, और इंडिया में 2 शहर ही इसको बहुत भयंकर तरीके से फेस कर रहे हैं। एक शहर का नाम क्या है, बोलो, दिल्ली, और दूसरा है बेंगलोर, ठीक है। वहां पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वो तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत मॉडरेट है, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी नॉइस पॉल्यूशन से बेंगलुरु बहुत परेशान है। और तीसरा फिर इस चैप्टर से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट ऐसी हो कि आप उसको सस्टेन कर सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी दे सके। हालांकि आजकल बहुत ऐसे मीम बन रहे हैं कि इनके लिए छोड़ के जाओगे क्या रिसोर्सेस, तो लेकिन फिर भी वो मीम की बातें मीम तक ही अच्छी लगती हैं। हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना ही है। आप लोग जिनको देख देख के बोलते हो ये बात कि इनके लिए छोड़ के जाओगे क्या रिसोर्सेज, वो सिर्फ 10% लोग हैं इस देश के। 90% लोग इस देश में बहुत अच्छे हैं। बस हम उन 10% बेकार वालों से पाला पड़ जाता है तो हमें सब बेकार लगने लग जाते हैं, बट 90% लोग अच्छे भी हैं। देश अच्छों से ही चलता है, बेकार वाले सिर्फ रील पे हैं। तो फंक्शन एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ये 3 पार्ट में 1, 2, 3 में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, 1 लाइनर सीधा। नंबर 1, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चे। और इसमें लिखे हैं आप लोग, एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द, एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल ऑफ planetary inheritance and the totality of all resources, ये भी कह सकते हैं हम इसमें, it is the sum total of all external forces surround us. और ये एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या होती हैं? बायोटिक और एबायोटिक। अगर कुछ बातें 2-3 आपको इसमें मेरे से ज़्यादा पता होंगी तो आप मुझे बता देना भाई, ठीक है। क्योंकि किसी का एनवायरनमेंट में, वैसे तो खासकर अब ऐसी जनरेशन से कम पाला पड़ता है मेरा जो एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न हो, लेकिन फिर भी किसी का कंसर्न है तो बता देना। बायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स और एनिमल्स और प्लांट्स। मशीनरी कौन कह रहा था यहाँ पे? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ, बाहर निकालो, ठीक कह रहे हो तुम। मछली है इनके लिए एक बायोटिक एलिमेंट,
और देखिए ए बायोटिक एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, एयर, वाटर और लैंड, जो कि नॉन लिविंग नहीं है। अरे सुनते रहिए ध्यान से। तो हम जो बात कर रहे हैं, मेन बात ये कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट की तो बस ये एक नंबर की कोई डेफिनेशन आ जाए तो आ जाए। एनवायरमेंट क्या है, आप लोगों की सराउंडिंग का जितना भी हिसाब किताब है ना, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट सराउंड अस, वो सारा एनवायरमेंट है। सारा क्या है, एनवायरमेंट। बात समझ में आई? अब आप लोग इतना समझ जाइए कि एनवायरमेंट से हमारे लिए ये बाहर के पेड़, पंछी, पुष्प, हवा, जल, वायु, अग्नि, जितने तत्व हैं सारे क्या हैं, एनवायरमेंट। ठीक है जी। एनवायरमेंट आपसे कोई पूछे ना पूछे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है एनवायरमेंट के साथ, ये इसका सगा संबंधी है, इसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। तो ये नोट कर लो बस आप, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। और अब ये समझने के लिए आ जाएगा, ऊपर वाली बात तो बड़ी आसान थी, मैं समझाता तो मुझे बुरा लगता कि मैं क्यों समझा रहा हूं ये। ठीक है, एनवायरमेंट, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। और यहां पे नंबर 1 पॉइंट लिख लीजिए आप, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। पार्ट देखिए, प्रोडक्शन, हमारे पास दो रिसोर्सेज होते हैं बेटा। एक रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या होते हैं, रिन्यूएबल। और एक रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों रिसोर्स हैं, और दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन में। लेकिन अगर आप देखें, चलो मैं इनको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को RN कुमार इनको हम हटा दें, तो अगर इतना देख लें कि सारे के सारे प्रोडक्शन में यूज होने वाले मैक्सिमम मटेरियल हमें कहां से मिल रहे हैं, एनवायरमेंट से। कहां से मिल रहे हैं? तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास एनवायरमेंट ही है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि एनवायरमेंट है। हमारी मार्केट डिपेंड करती है कंप्लीट एनवायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? एनवायरमेंट। अगर दिल्ली का AI भैया वो दिल्ली का AQI जितना है उतना मसूरी का हो जाए, मसूरी बर्बाद हो जाएगा। मसूरी वाले सारे सिर्फ पैसा किस पे कमा रहे हैं? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। वहां तो कोई फैक्ट्री भी नहीं लग रही भाई। मसूरी में क्या अच्छा? एनवायरमेंट। होटल रेस्टोरेंट्स सिर्फ किस लिए? शॉप, सिर्फ एनवायरमेंट। दैट इज प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के रिसोर्सेज में जो मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज हमें क्या भैया मिल रहा है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमें दे रहा है, एनवायरमेंट हमें दे रहा है। आप रॉ मटेरियल देख लीजिए, टेबल देख लीजिए, एक एक चीज देख लीजिए, सब किससे मिल रही है हमें? एनवायरमेंट से। बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिए आप लोग, ये कंप्लीटली एक्सप्लेन इन बुक है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेन जो है ना वो बुक में है, आपको पूरा पढ़ना है तो आप इसकी बुक को देखिएगा। NCERT होगा, कोई भी साइट बुक आपके पास हो, ठीक है, वहां से मिल जाएगा आप लोगों को। ये मैं सिर्फ पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 2, ये तो सबसे बढ़िया चीज है भाई, ये लिखो, एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस पूरे के पूरी अर्थ पे अगर सबसे बड़ा वेस्ट कोई है तो वो एक डेड बॉडी है। इससे बड़ा वेस्ट कुछ नहीं है। अगर हम लोग सब ह्यूमंस बैठे हैं तो ह्यूमन डेड बॉडी इज वेस्ट। ठीक है, अब अगर ह्यूमन डेड बॉडी एक वेस्ट है तो उसे हमें भैया नष्ट करना पड़ेगा, उसे भैया डिकम्पोज तो करना पड़ेगा ना। हाँ, आप देख लीजिए, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी भैया अनुयायी फॉलो कर रहे हो, डेड बॉडी को जब डिकम्पोज करते हैं, जब डेड बॉडी का कुछ भी करते हैं, तो वो अल्टीमेटली एनवायरमेंट ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और कोई तरीका नहीं है। चाहे मां गंगा में अस्थियां बहा देना हो, चाहे किसी की चिता को आग लगा देनी हो, चाहे किसी को दफना देना हो, सिर्फ कौन वेस्ट को एसिमिलेट कर रहा है? एनवायरमेंट। आप लोग आज जो रह रहे हैं, आपसे पहले लगभग 5 से 6 हजार साल पहले तक ये सृष्टि का निर्माण हो चुका है। तब से अब तक लोग थे, तब से अब तक लोग मरे हैं। तुम कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, इतने लोग मर चुके हैं। हाँ, सारे ही हैं गड़े हुए, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अच्छा चलो एक बात और बताता हूं तुम्हें, मैं एक बात और बताता हूं। एक हाथी, देखिए अगर वेल माने तो ये सबसे बड़ा जान भैया जीव है वेल, बट समुद्र में अभी अगर हम यहाँ भैया ऐसे बात कर लें तो भैया कौन है? भैया हाथी है। हाथी के साथ एक बहुत बड़ी बेचारे के साथ प्रॉब्लम है। हाथी की जब डेथ होती है
तो उसके घर वाले जो है वो मिलके उसे कहीं ले जाके दफना नहीं सकते, तो हाथी जहां मरा वहीं गिर गया। ठीक है, हाथी जहां मरा वहीं गिर गया। ये नेट जियो ने, नेशनल ज्योग्राफी ने स्टडी भी करी है, आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि अपने आप बोल दे जाता है ये आदमी कुछ भी बोल देता है, मैं सारी स्टडी की बात कहता हूं, बताने का तरीका मेरा अपना कुछ अलग मसाले वाला है। तो अभी हाथी सबसे बड़ा वेस्ट है। अब हाथी जहां मरेगा वहीं गिर जाएगा। 40 डे बाद, 40 दिन बाद वहां पे आपको हाथी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। जंगल के अंदर जितने जानवर है उन जानवर का वेस्ट नहीं होता होगा, वेस्ट तो होता होगा ना, मरे हुए भी पड़े हुए होंगे। भैया मैं तो एक ऐसा जिम कॉर्बेट के अंदर नजारा देखा कि मैंने एक टाइग्रेस को देखा और टाइग्रेस ने ताजा ताजा हंट किया है बिल्कुल, ठीक है, और उसी को बैठ के खा रही है, पूरा मुंह ब्लड से उसका बिल्कुल सना हुआ है। ठीक है ना, उस टाइग्रेस का नाम था सीता, सीता उस टाइगर का, उस टाइग्रेस का नाम। इस सबके नाम रखे हुए होते हैं टाइगर टाइग्रेस इसके। आपको भी जंगल पसंद नहीं है, कभी जाओगे तो जंगल से बहुत प्यार करोगे, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत जा चुका। तो वहां पे पूरा का पूरा उसने हंट किया हुआ था और वो पूरा खून ही खून से, और इतना बढ़िया एनवायरमेंट, मतलब आप कह रहे हो अगर यहां ऐसा हो जाए तो स्मेल आएगी? कोई स्मेल नहीं। आप जंगल के अंदर जाओ, एक्सपीरियंस लो, आप जैसे गेट के अंदर एंटर करोगे आपको एकदम एकदम ताजा हवा। क्यों? सेकंड पॉइंट, एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, सारे वेस्ट को एनवायरमेंट खुद एब्जॉर्ब करता है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? सबसे अच्छा पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनवायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट। पॉइंट नंबर 3, एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। तुम जितनी चीजों पे जिंदा हो वो सारी तुम्हें एनवायरमेंट ने दी, मोबाइल ने कुछ नहीं दिया। एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। चाहे तुम अपना फूड की बात कर लो भैया, अगर मैं बात कर लूं सन, सॉइल, वाटर और एयर, ये किसने दिए आपको? एनवायरमेंट ने। और ये सारे के सारे कहां से मिल रहे हैं आपको? एनवायरमेंट से। और ये सारे के सारी चीजें आपकी लाइफ के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। डन। पॉइंट नंबर 4, ये टॉप पॉइंट बड़ा एस्थेटिक है। इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब क्या है? ये पॉइंट समझो आप, ये क्या वर्ड मैं बोल रहा हूं पॉइंट आपको। मुझे आप इतना बता दीजिए कि अगर होटल के कमरे से गंगा जी दिखेंगी तो उस कमरे का किराया 5,000 हो जाएगा, अगर होटल के कमरे से गंगा नहीं दिख रही है तो 1,000 रुपए। तो तुमने गंगा जबरदस्ती वहां से निकलवाई क्या? नहीं ना। इट्स सिंपली सीनिक ब्यूटी। आप जितनी भी एस्थेटिक बातें कर रहे हैं, जैसे आजकल लोग ब्लर फोटो को एस्थेटिक कह रहे हैं, मैं तो ब्लर क्या के डिलीट कर देता था उन्हें। मेरी प्रोफाइल में नीचे जाके देखना आप, मैंने तो आज से 2016, 15, 14 में बहुत एस्थेटिक फोटो खिंचवाई है, बहुत सोच सोच के डालता था उन्हें। अब डालता तो पता नहीं कितने लाइक्स आ जाते, तब तो बहुत कम थे। तो बीइंग एस्थेटिक, जितनी भी एस्थेटिक बात है ना वो सारी नेचर से निकलती है। किससे निकलती है? नेचर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, वाटरफॉल्स, ठीक है ना, माउंटेन्स, ओशियंस, है ना, लेक्स, सब किसने दिया आपको? इन्हीं को देखने के लिए पैसे खर्च करते हो आप सब लोग। दो ही तरह के लोगों के इंटरेस्ट है, या माउंटेन्स पसंद है या उन्हें ओशियंस पसंद है। ये दो इंटरेस्ट माने गए हैं। ठीक है, बीच वाला आदमी बंद कमरे में बत्ती बंद करके बैठा रहे। ठीक है भाई, दो लोग हैं, या तो माउंटेन पसंद है या क्या पसंद है? ओशियन। तो दोनों ही तो एनवायरमेंट ने दिए। तो जितनी भी तुम्हारे पास एस्थेटिक सर्विसेज हैं वो किसने दी तुम्हें? एनवायरमेंट ने। क्यों एस्थेटिक सर्विस क्यों का? क्योंकि सारी सर्विसेज आपका इंप्रूव कर रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या इंप्रूव कर रही है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप इसीलिए तो आते हैं, दिल्ली वाले 4 घंटे में हरिद्वार भाग के क्यों आते हैं? टू एंजॉय क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसलिए तो आते हैं। आप एक बात देखो, दिल्ली वाला सोचता है कि 4 घंटे तो मैं दिल्ली में जाम में फंसा रहूंगा, इससे अच्छा तो कहां निकल जाऊं, मैं हरिद्वार होके आ जाऊं। तो ये इसीलिए तो आ रहा है। सैटरडे संडे को क्या हाल कर रखा? पहले सैटरडे संडे, सर्दियों के सैटरडे संडे, सर्दियों में हरिद्वार खाली हो जाता था। अब तुम सैटरडे संडे को हर की बॉडी आके देखना, तुम्हें आरती भीड़ मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ एस्थेटिक सर्विसेज। ठीक है ना, तुम्हारे लिए नहीं आ रहे, उनको जस्ट क्या है कि हमें एक ऐसी जगह जाना जहां थोड़ा एनवायरमेंट से पास हो। क्लियर आई बात? पक्का? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब 3 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए और हाथ बांध के बैठ जाइए और सीखिए क्या होता है। पॉइंट नंबर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास। ये पॉइंट नहीं है, टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी,
ये पॉइंट हमारे पास है कैरिंग कैपेसिटी। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इंप्लाइज टू थिंग्स। नंबर वन, पूरा अच्छे से लिखना, इट इंप्लाइज टू थिंग। नंबर वन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यहां रहना तभी समझ में आएगा, शुड रिमेन बिलो, शुड रिमेन बिलो the rate of regeneration, the rate of regeneration. Point number two, generation of waste, should remain within the absorption capacity of environment, within the absorption capacity of environment, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। और ये दोनों पॉइंट बस अब बैठ जाइए और सीखिए क्या है। पहला पॉइंट आपको ये बोलता है, देखो भैया, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना बिल्कुल भी बेकार बात नहीं है। सुनिए, एक आम का वृक्ष है, जब वो वृक्ष आम देने बंद कर देना तो वो वृक्ष बोलता है कि अब मेरी लकड़ियां इस्तेमाल कर लो, अब आप मुझे काट दो, और इसको काटने के बाद जो है इसकी लकड़ियों से हवन करो, पूजन करो, जहां जहां आम की लकड़ियां इस्तेमाल होती है वहां इसको इस्तेमाल करो। एक वृक्ष है, वो रिसोर्स हमें नेचर ने दिया, वो बोलता है कि आप मुझे काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आपको अगला तब तक वेट करना है जब तक ये वृक्ष दोबारा से कटने लायक ना हो जाए। ये पॉइंट है मेन। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक का नाम है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, एक का नाम है रिसोर्स रीजनरेशन। हर एक रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होने के बाद अपने आप को रीजनरेट करता है। पहले रिसोर्स आपने एनवायरनमेंट से बाहर निकाला, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने आप को रीजनरेट करेगा। क्या करेगा, अपने आप को रीजनरेट। तो पॉइंट ये कहता है कि तुम्हें इंतजार करना है। कैसा इंतजार करना है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भैया पेड़ आपने काटा, पेड़ काटने के बाद अगला पेड़ तब काटना जब ये जो तुमने पेड़ काटा ये दोबारा से फलदार वृक्ष बन जाए, तो फिर दूसरे वाला पेड़ काटो। बात समझ में आया? तो अब ये तो साइकिल बड़ी लंबी हो गई भैया, इसीलिए तो पहले आराम था, पहले पॉपुलेशन कम थी तो साइकिल पूरी रिपीट हो जाती थी। अब हमारे पास क्या हुआ, पॉपुलेशन प्रेशर पे क्या काम चल रहा है कि डिमांड नहीं रुक रही। अब तुमने ना पैसे की अपना रौब दिखा के ये डिमांड कर लिया कि आई वॉन्ट वुडन फर्नीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर वुड, मुझे वुडन फर्नीचर चाहिए और इसी लकड़ी का होना चाहिए। अब वो लकड़ियां भैया एनवायरमेंट में ऑलरेडी कम है, तुम्हें प्राइस कोट किया जाएगा, तुम बोलोगे एट एनी कॉस्ट यार मुझे चाहिए, तो कोई ना कोई पेड़ तो कटेगा ना। बात समझ में आई? ऐसे ही हमारे देश में रिसोर्स या पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज जो है क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। बात समझ में आया? तो पॉइंट क्या है, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मेरे मतलब इस बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लेना, हम लोग तो थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि हमारी तो फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, बट फिर भी समझना। देखो क्या है, हमारे पास ना देखिए कुछ वेस्ट ऐसा है जो वेस्ट वाटर में जाएगा, कुछ वेस्ट ऐसा है जो वेस्ट हवा में चला जाएगा। बात समझ में आई? अब सपोज करो कुछ वेस्ट ऐसा है जो वेस्ट कहां जाएगा, वाटर में। कहां जाएगा? वाटर में। तो वाटर बोल रहा है कि देखो तुम मेरे अंदर वेस्ट डालो, लेकिन अगला वेस्ट तब डालना जब मैं ये जो तुमने वेस्ट डाला मैं इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लूं। क्या कर लूं? पूरा एब्जॉर्ब। बात समझ में आया? हरिद्वार के बाद गंगा इतनी मैली क्यों है और हरिद्वार से पहले गंगा इतनी प्योर क्यों है? हरिद्वार से पहले वेस्ट कम डलता, हरिद्वार के बाद वेस्ट ज्यादा। जितने नाले खुल रहे हैं हमारे सिटी के सारे गंगा में ही जा रहे हैं, ठीक है? नहीं दिख रहा तो कभी हाईवे से पटरी पटरी जाके देखना कावड़ वाली, तुम्हें सारे नाले गंगा में ही जाते हुए दिखेंगे। कानपुर के अंदर तो पूरी लेदर इंडस्ट्री का वेस्ट गंगा में ही जाता है। कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है ना, सारा लेदर धुलता है, कहां जाता है? गंगा में ही जाता है।
बीएचएल का सारा गंदा पानी भी मशीनों का पहले नालों से होता हुआ भैया गंगा में ही जाता था। ठीक है, अभी भी शायद जा रहा होगा, मैं तो अभी बहुत टाइम से देखा नहीं, बट जा रहा होगा पक्का। पहले तो दिखता था बिल्कुल क्लियर, जब वहां एक मंदिर है वहां पे बागों वाले देवता का, वहां जाते थे तो आपको दिखेगा, एक पुलिया आएगी, वहां नीचे पानी बहता हुआ दिखेगा, सुभाष नगर होता हुआ वहीं जाएगा वो। हमारी बात समझ में आ रही है भैया, हम क्या कह रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो कोई भी अगर एक रिवर है, वो बोल रही है कि वेस्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, अगला लेकिन तब डालना जब मैं इसको क्या कर लूं, एब्जॉर्ब। बात समझ में आया? क्लियर? अब जब ये हद से पार हो जाता है तो फिर तुम्हारे पास क्राइसिस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? फिर क्राइसिस होते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं पढ़ा रहा हूं, आप सब चुप बैठे हो, पूरे इंस्टीट्यूट में एकदम चुप ही देखना, वहां बैठ के भी कोई मेरा लेक्चर पूरा सुन सकता है, बाहर बैठ के भी, है ना? कोई पॉल्यूशन है नॉइज नाम का? नहीं, जबकि मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, क्योंकि आप अब सब चिल्लाओ तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? नॉइज पॉल्यूशन। तो मेरी इस आवाज को भी एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आई नहीं? तो पहला पॉइंट ये कि रिसोर्स को निकाल जो तुम रहे हो ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो एक्सट्रैक्शन तुम्हारा रीजनरेशन से हमेशा कम रहे। हमेशा क्या रहा है? कम। कि जितना एक्सट्रैक्ट करो उससे ज्यादा क्या करो? रीजनरेट। जैसे हम बोलते हैं पेड़ काटना गलत नहीं है, पेड़ काटना गलत नहीं है, लेकिन पेड़ काटना गलत तब है जब पेड़ काटो और पेड़ ना लगाओ। तो कह रहे हैं एक पेड़ काटो 10 पेड़ लगा दो, एक्सट्रैक्ट भी करो, रीजनरेट भी करो। बात समझ में आया? एनवायरमेंट बैलेंस। एनवायरमेंट क्या है? अब पेड़ काटो 10 और लगाओ एक भी ना, ये है एनवायरमेंट क्राइसिस। बात समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 जो मैं पढ़ा चुका, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जिसमें मैंने आपको गंगा का एग्जांपल दिया कि कोई भी वेस्ट हो वो हमेशा उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से अंडर रहना चाहिए। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में यही तो हुआ। दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा हैवी मास पॉपुलेशन होने के कारण, वहां पे जो व्हीकल्स हैं वो ही इतने ज्यादा होने के कारण, या आसपास के गांव में इतना ज्यादा पॉल्यूशन होने के कारण फायर क्रैकर्स भी जलाए, सब कुछ हुआ ना, मतलब बहुत सारे रीजंस निकल के आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज भैया पॉल्यूशन का हाल खराब है। खराब है ना? क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन से ऊपर निकल गया। क्या तुम्हारे शहर में पॉल्यूशन नहीं हो रहा? ऐसा क्यों है दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ी बैन है, हरिद्वार में डीजल गाड़ी 10 साल तक चल सकती है? ऐसा आपको बताओ ना, ऐसा क्या रीजन है कि दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ी बैन है और हरिद्वार में कब तक चल सकती है? 10 साल। क्योंकि हरिद्वार अभी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो बंद कर देंगे, और दिल्ली की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो गई? खत्म। ये पॉइंट नंबर 2। बताओ बात समझ में आई? अभी आप लोगों से ये बोलता है कि अगर तुमने इन दोनों बातों पे ध्यान नहीं दिया बच्चों, अगर तुम इन दोनों बातों में उलझ गए और इन दोनों बातों पे ध्यान नहीं दिया गया, अगर तुम्हारी कैरिंग कैपेसिटी भैया, अगर तुम अपनी कैरिंग कैपेसिटी में फेल हो गए, क्या हो गए? फेल। अगर इस पॉलिसी को तुम लोग अप्लाई करने में, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या भैया पॉलिसी एप्लीकेशन के अंदर फेल हो जाती है, तो फिर आप लोग एक चीज के लिए तैयार रहिए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम हमारे पास है एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या नाम है बोलो? एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो अब हम लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस पे आ जाते हैं बच्चों। ये रहा टॉपिक का जन्म हो गया इससे, कैरिंग कैपेसिटी से, एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपके पास आपके पास रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। लिखिए इसमें, रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये देखिए क्या है, इसमें लिखिए एनवायरमेंटल क्राइसिस एनवायरमेंटल क्राइसिस में मत लिखिएगा,
इसमें सीधा लिखिए आप एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, और इसमें लिखिए इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट, इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट to absorb the, it means the ability of the environment to absorb, it means ability of the environment to absorb degradation without causing environmental damage। क्लियर हो गया? लाइन समझ में आ गई है? तो एक नंबर का एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का भी हमारे पास क्लियर हो गया क्या होती है। ठीक है, it means the ability of the environment to absorb degradation without causing environmental damage। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट लाइन लिखना, रीजंस लिख रहे हैं ना हम, तो रीजंस में हमने बता दिया कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो मेन है। अब हम इसके और सारे लिखेंगे। वेरियस रीजंस आर नंबर ए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे चहीता हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप लोगों को क्या बोलती है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप लोगों को बोलता है कि बच्चे एक बात तू ध्यान से समझ, ये तुझे कहता है कि भाई तूने क्या किया, तूने ना डिमांड बढ़ाई। क्या बढ़ाई? डिमांड। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देखो यार एक बात सुनो, पॉपुलेशन के साथ एक बहुत खतरनाक बात है कि ह्यूमन ना नीड लेके पैदा होता है। क्या बोला मैंने? वो जन्म से है उसके साथ, वो कोई ऐसा ह्यूमन नहीं होगा जिसकी कोई नीड ना हो। और जैसे ही वो नीड अपनी अराइज करता है ना, उस नीड का सॉल्यूशन एनवायरनमेंट के पास है। किसके पास है? कुछ भी मांग ले, वो जो बेसिक नीड्स है ना, उन सबका सॉल्यूशन किसके पास है? एनवायरनमेंट। वो बोल रहा है मुझे खाने के लिए खाना चाहिए, एनवायरनमेंट खाना देगा। वो कह रहा है कि मुझे छत चाहिए रहने के लिए, एनवायरनमेंट तुझे भैया जगह देगा, तू रह। वो कह रहा है मुझे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, जो कपड़े बन रहे कॉटन से वो कौन दे रहा है आपको? एग्रीकल्चर वगैरह, एनवायरनमेंट तुझे देगा बना के। बात समझ में आया? तो पॉइंट ये कह रहा है कि पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी तुम लोग डिमांड बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे? और उस डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लायर आगे आएगा, क्योंकि सप्लाई को प्रॉफिट कमाना है। जैसे ही सप्लायर आगे आएगा वो क्या इंक्रीज करेगा? सप्लाई। क्या इंक्रीज करेगा? और तुम्हारी सप्लाई जब डिमांड के साथ इंक्रीज होगी तो वो सप्लाई 100% एनवायरनमेंट को खराब होगी होगी। तो पहला रीजन एनवायरमेंटल क्राइसिस का क्या है हमारे पास? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर हुआ? आसान है, कोई भारी नहीं है। क्लियर? नंबर 2 लिखिए आप लोग फटाफट। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस। ये पॉइंट भी आप देखो पढ़ते ही समझ गए। जरा 2 बार देखो इस पॉइंट को और बस बता दो मुझे समझ गए नहीं समझ गए। समझ गए? आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट आउट। और वो इंटेंसिवली भी और एक्सटेंसिवली भी क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। थर्ड पॉइंट लिखिए आप, एक्सटेंशन of many resources। पॉइंट नंबर डी, डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। ड्यू टू अफ्लुएंट कंजप्शन and production standards of the developed world।
कोई इस पॉइंट को पढ़ के मुझे समझाए प्लीज, बड़ा अच्छा लगेगा, सोचूंगा उसका दिमाग दिमाग की जगह पे ही है, घुटनों में नहीं है। क्या है ये पॉइंट? अरे ये तो तू इंग्लिश की हिंदी बता रहा अंग्रेज, ये नहीं, ना 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 ना, ये मेरी क्लास का हाल नहीं है। यहाँ तो पॉइंट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इस पॉइंट पे आधे घंटे तक बोलता रहे कोई आदमी। क्या है ये? अफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। अफ्लुएंट, देखिए इस पॉइंट का मतलब आप लोगों को ये बोलता है कि आप लोग ना कंजप्शन में वेस्ट कंजप्शन ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू राइट कंजप्शन। जैसे कि मैं अभी किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, शायद मैं भी उसमें इंक्लूड हूं। हम कितने लोग ऐसे हैं कि टूथपेस्ट करते हुए नल का खुला ही रहता है। तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये आता है समझ में कि हमें वाटर चाहिए टूथपेस्ट करने के लिए, लेकिन जितनी देर तक पेस्ट कर रहे हैं उतनी देर तक नल खुले होने की क्या जरूरत थी? ये क्या है? हमारी वेस्ट कंजप्शन। क्या है ये? हमें अगर भूख 2 रोटी की थी तो थाली क्यों भर ली खाने की? फिर तुम वेस्ट करोगे। पॉइंट ये कि तुम्हें जितना रिसोर्स चाहिए ना, तुम उससे ज्यादा रिसोर्स लेते हो। जैसे कि मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे आप लोगों के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, तो आपके पास गाड़ी भी जरूरी है। तो यार अगर घर से थोड़ी दूर तक जाना है तो गाड़ी में क्यों जा रहे हो? और अगर गाड़ी में जा ही रहे हो तो गाड़ी को, अगर किसी से बात करने के लिए रुके हो तो गाड़ी को बंद कर दो ना। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था ना एक बार कि अब भैया क्या हुआ कि हाँ गाड़ी में चाहे बैठे तो बैठे, अभी तो यहाँ मैं तो रोज देखता हूँ ये ड्रामे, यहाँ बाहर गाड़ी लगा लेंगे और बैठे तो बैठे, ये आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे ही गाड़ी चल रही है। गर्मी में तो ज्यादा, गर्मी में तो क्योंकि अगर एसी ना हो तो आदमी लगेगा मैं बिल्कुल मृत सैया पे आ गया, मरने वाला हूं मैं तो इस बात से बड़ा अचंभित हूं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि नई जनरेशन एसी के साथ पैदा हो रही है क्या? भाई एसी नहीं था ना पहले भी, लोग तब भी तो सरवाइव कर रहे थे। अभी अगर एसी ना हो तो हमें लगता है ना ना भैया चलाओ फटाफट। तो हमारी कंजप्शन हैबिट जो है ना वो थोड़ी खराब हो गई। हम लोग कंजप्शन करते हैं और कंजप्शन से ज्यादा क्या करते हैं? वेस्ट। क्या करते हैं? वेस्ट। अब उस कंजप्शन के स्टैंडर्ड को मैटअप करने के लिए कौन आता है? प्रोड्यूसर। कौन आता है? तो प्रोड्यूसर भी अंधाधुन प्रोडक्शन कर रहा है। और डेवलप्ड वर्ल्ड का तो ये नारा है कि भैया मार्केटिंग में आपको पढ़ाऊंगा मैं कि कंज्यूमर जो भी मांग ले प्रोड्यूसर को उसे देना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, तो कंज्यूम करने वालों का कोई एक लिमिट सेट करी हमने। जैसे कि अभी देखिए कितना ड्रामा चल रहा है, शादियां हो रही है, मुझे तो वो बहुत अजीब लग रही है। मतलब हर एक आदमी कंपटीशन में कि इससे बेहतर मैं कर दूंगा, बिना वजह का वेस्ट। इतना तो बनवाते हैं इतने लोग, गारंटी लेता हूं मैं किसी शादी में खाना ना बचता हो, अगर नालियों में जाएगा वो जानवर खाएंगे अगले दिन उस खाने को। बिना वजह का शो ऑफ, लाइटों में लाइटें ही लाइटें, लाइटें ही लाइटें, पटाखों में पटाखे ही पटाखे, खानों में भैया इतने तरह की डिश, खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना। भीड़ जितनी ज्यादा उतना बढ़िया। बात समझ में आई नहीं आई? अंबानी ने अंधाधुन पैसा फूक रखा। अबे यार ठीक है, कर दी शादी, हो गई शादी उसकी, खुश रहेगा वो भी अपने घर। क्या करा तूने? एक बार हमारे टाइम यहां पे इंदिरा गांधी जी के बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने एक नियम लागू कर दिया था। पता क्या? उन्होंने कह दिया था कि 20 बाराती से ऊपर बारात में नहीं जाएंगे, 200 जनों से ऊपर शादी में नहीं लोग रहेंगे, अभी नए उसमें बताया उन्होंने, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की परमिशन मिलेगी आपको, बस इतने किलोवाट, और इतनी डिशेस ही आप बनवा सकते हैं। सब कुछ उन्होंने फिक्स कर दिया था उस टाइम पे कि ये तो पूरा वेस्टेज है। अब ये आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखेगा कंजप्शन का और प्रोडक्शन का। परफेक्ट एग्जांपल आपको हर साल शादी में कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो नया आ गया, फिर सब जगह होगा वो। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए तैयार, कंज्यूमर कंजप्शन करने से मान नहीं रहा। ये है अफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। आई बच्चे बात समझ में? तो ये जब तक होता रहेगा ना, आप लोग मान के चलिए कि वेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये पॉइंट क्या है? ड्यू टू एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्लियर है? इसलिए मैंने इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, डिस्कशन बहुत था। नेक्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट प्रोसेस, पॉइंट नंबर ई, द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। ये तो बिल्कुल क्लियर है, द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। समझ जाओ लिखते ही। डेवलपमेंट प्रोसेस
polluted the atmosphere. क्लियर है? डेवलपमेंट हो रही तो 100% क्या पॉल्यूशन हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? पॉल्यूशन. घर भी बन रहा है तो पॉल्यूशन हो रहा है. कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है तो क्या हो रहा है? पॉल्यूशन. ठीक है, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, नॉइज हो, कुछ भी हो. अभी यहां भैया बाहर जो है ऐसे सड़क खोदने के लिए आ जाएं और वो ड्रिल मशीन पूरा हैमर से खोदना शुरू कर दें, आवाज आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे हम लोग, इरिटेट करेगी. नॉइज पॉल्यूशन. तो डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा? पॉल्यूशन. क्लियर? लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, और आज की क्लास का भी लास्ट पॉइंट है ये. हेल्थ एक्सपेंडिचर राइजेस. हेल्थ expenditure is also rising. सुनो भाई, आज के टाइम पे जितने स्किन केयर प्रोडक्ट बिक रहे हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. इज ओनली बिकॉज ऑफ, ठीक है भाई, जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट बिक रहे हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. मैक्सिमम बीमारी पानी से है. किससे है? आप लोगों ने, ओए भाई मैंने लास्ट पॉइंट बोला, इसके अंदर क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी थी, सुनना था मुझे. भाई सुन ले, आप लोगों ने कहा भैया ये मैं आपको ऐसे खर्चे बताऊंगा, आप नोटिस ही नहीं करोगे, बट हो रहे हैं. ठीक है, आप लोग इतना हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. अभी मुझे शिवेन आया, शिवेन ने मुझे आके बताया कि मैंने ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा था. उसने बोला भैया मेरी दीदी को है ना डेंगू हो गया था, वो एडमिट थी. डेंगू का मच्छर कहां से जन्म लेगा? पानी से. जब हमारे पास भैया आप एक टेम्परेचर सेट करोगे, पानी होगा, ठीक है ना, उस मतलब जब कुछ भी अगर एनवायरनमेंट में गड़बड़ होगी तो डेंगू आ जाएगा. आया नहीं आया? भाई पैसे तो लग गए होंगे ठीक ठाक से, वो हेल्थ एक्सपेंडिचर ही तो है जो हॉस्पिटल में पैसा दिया हमने. और वो हेल्थ एक्सपेंडिचर कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, वो बीमारी थी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया. इनमें जितने पैसे खर्च होते हैं वो सारा एक्सपेंडिचर आप एनवायरनमेंट को ही देते हो. घर में साफ पानी पीने के लिए हमने आरओ सिस्टम लगवा रखा, जिसका आरओ आता 20,000 का है और हर साल फिल्टर उसका 2-3 हज़ार का चेंज होता है. तो वो खर्चा नहीं कर रहे तुम लोग सारे. तुम लोग भैया सनस्क्रीन पेल रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे तुम लोग. स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे तुम लोग. उसके बाद अगर एनवायरमेंट में वेस्ट आ गया तो उस वेस्ट को फिर एब्जॉर्ब करने के लिए भी तुम खर्चा कर रहे हो. भैया का पॉलीथीन है तो पॉलीथीन, भैया पॉलीथीन का ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ों रुपए का लगता है. ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ों रुपए का लगता है. तो पॉल्यूट क्यों किया? अगर ट्रीटमेंट करना था उसका. बात समझ में आया? ये क्या है लास्ट मेरे पास? हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो राइजिंग. मैक्सिमम लोग बीमार गलत खाने से हैं बिकॉज, और उसके लिए देखिए फिर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है. किसी घर में अनाज आ रहा नहीं आ रहा, दवाई जरूर पहुंच रही है. कोई घर नहीं छुटा इससे, इसमें टाइम से खाना आ रही हो, दवाइयां. क्लियर है? वो क्या है? हेल्थ एक्सपेंडिचर. विद दिस एंड ऑफ टॉपिक, थैंक यू.